नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आप सभी के लिए जेटेट परीक्षा 2024-25 की तैयारी को लेकर के। तो जो भी शिक्षक बंधु जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए देखिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात क्या होगी कि देखिए पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको सोचना पड़ता है कि किस पुस्तक को पढ़ें, कहाँ से नोट्स लें और क्या पढ़ें कि कम समय में अच्छा तैयारी करके यहाँ पर रिजल्ट ला सके, क्योंकि जेटेट परीक्षा बार बार आयोजित नहीं होती है और एक बार समय जाने के बाद दोबारा आपको नहीं मिलता है। तो इस कड़ी में हम आपके लिए बता देते हैं जेटेट परीक्षा के लिए अभी जो जैक एग्ज़ाम लेगी, ठीक है। और अभी देखिए जितना भी जैक एग्ज़ाम ले रही है आप सभी ने प्रश्न पत्र को देखा भी होगा, नहीं भी देखा होगा तो आपको मिल जाएगा, देख लीजिएगा। जेसीईआरटी किताब जो जैक सरकारी विद्यालयों में फ्री में पढ़ने के लिए देती है, वहाँ से भर भर के प्रश्न लेकर के आती है और यहाँ पर विद्यार्थी जो होते हैं बहुत ऊंचे स्तर की पढ़ाई की तैयारी करते रह जाते हैं और वो सभी यहाँ पर फ्लॉप करते हैं। और जो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक की किताब का हूबहू प्रश्न पढ़ के चले जा रहे हैं उनका यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही अच्छा हो रहा है, जिसका प्रमाण भी हमने यहाँ पर अभी जो परीक्षा हुआ उसका सभी को हमने यहाँ पर जो नोट्स मिला हुआ था, नोट्स दिए थे उसको हमने अंडरलाइन करके भी भेज दिया था। लगभग देखिए आपको यहाँ पर 80% 85% प्रश्न जो है आपके जेसीईआरटी जैक की किताब से हूबहू सिंपल प्रश्न भिड़े हुए थे। तो आपका जेटेट में भी आएगा, लेकिन अब आपकी बारी है कि आप क्या डिसाइड करते हैं, ठीक है। यदि आप कहीं से गाइड लेके पढ़ रहे हैं तो गाइड तो देखिए बहुत ही आपको कमज़ोर बना देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा पढ़िएगा बहुत कम आएगा। आप जेसीईआरटी किताब का अगर आपके पास समय है तो नोट्स बनाइएगा, और यदि नोट्स नहीं बना पाते हैं तो देखिए हम आपके लिए इसी कड़ी पर काम करते हैं। हम आपको सारे नोट्स पीडीएफ और वीडियो यहाँ पर जेसीईआरटी जैक के किताब का हर चैप्टर क्लास 6 से लेकर के 11 तक, अभी 10 तक तो देखिए कंप्लीट है, 11 का बन रहा है, 10 तक से ही आपका ऐसे जेटेट परीक्षा में रहेगा। तो 10 तक का 100% कंप्लीट नोट्स हर चैप्टर से मिलेगा। और अभी हर जिस चैप्टर से आएगा अगर एग्जाम में प्रश्न तो उस चैप्टर से वहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में रहेगा ही रहेगा। तो ये हैंड रिटेन नोट्स है, आपको अब पूरा अंदर से निचोड़ करके बनाया गया है। इसकी प्रामाणिकता भी हो गई है अभी परीक्षा में बहुत हद तक, यानी 85-90% प्रश्न उसी नोट से भिड़े भी थे। तो आप सभी देख भी लिए होंगे। जो शिक्षक अभी तक नहीं जुड़े हैं आप जुड़ जाइएगा, हैंड रिटेन नोट्स लेकर के जरूर पढ़ लीजिएगा। अभी आपको सिर्फ यदि 1 से 5 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो 500 रुपये में आपको यह मिलेगा, और 6 से 8 शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो यह आपको 500 रुपये मिलेंगे। और दोनों शिक्षक अगर एक साथ जुड़ देंगे तो उनको सिर्फ 700 रुपये में यहाँ से हम प्रोवाइड करते हैं ये सारे नोट्स, और उसके साथ साथ फ्री क्लासेज भी रहती है, ठीक है। तो क्लासेज भी आपको है, नोट्स भी आपको है, उसमें बात करने की सुविधा भी है, जिससे आप 100% यहाँ से स्कोर करेंगे। चलिए चलते हैं आगे महत्वपूर्ण। देखिए हम आपके लिए यहाँ पर एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट 41 लेकर के आए हुए, ठीक है। एसएसटी जीएस का प्रैक्टिस सेट कितना आप देखेंगे 41 को देखेंगे। यदि इसके पहले आपने 1 से 40 तक के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप सभी अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रैक्टिस सेट जो है आपको केवल जेसीईआरटी जैक के किताब के सभी चैप्टर का मिक्सअप करवाया जा रहा है, ठीक है। तो यदि आप 1 से 5 के शिक्षक हैं तो यह चैप्टर आपके लिए जो है यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए जीएस के अंतर्गत काम करेगा। और यदि आप 6 से 8 के शिक्षक हैं तो यह आपका एसएसटी के अंतर्गत काम करेगा, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत काम करेगा, और भाषा शिक्षक में जो सामाजिक विज्ञान ऑप्शन लिए हैं उनके भी यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो तीनों प्रकार के शिक्षक जरूर देखेंगे। और जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़ करके तैयारी करें तो देखिए आपको बता देते हैं, यह हैंड रिटेन नोट्स है और हैंड रिटेन नोट्स बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, और आप सभी को हम सिर्फ और सिर्फ केवल उसी प्रश्न को इसमें से निकाले हैं जो आपका चैप्टर बाय चैप्टर जेसीईआरटी जैक की किताब जो सरकारी विद्यालय मिलते हैं जिससे जैक प्रश्न पूछता है वहीं से हम निकाल के दे रहे हैं, ठीक है। इसमें प्रश्न आपको बहुत कम मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर एग्जाम में आएंगे बहुत ज़्यादा। जैसा कि अभी आप 2 बार से नहीं 3 बार से यहाँ पर देखिए, आपको सहायक आचार्य में भी जो दिए होंगे उनसे पूछिएगा। सहायक आचार्य में भी बहुत अच्छे यहाँ से टैली किए हैं। उसके बाद आपका अभी जो प्रथम आकलन द्वितीय आकलन परीक्षा जैक ने लिया वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ा था इस तरह के प्रश्न। और अब पारी है जेटेट में, तो जेटेट में तो 100% आपको श्योर करवा देते हैं कि प्रश्न यहाँ से बाहर जाएगा ही नहीं जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ जुड़ करके पढ़ने की जरूरी है। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है? देखिए प्रश्न, यही प्रश्न जेएसएससी में मतलब झारखंड में 2 बार पूछा है, ठीक है। और यह देखिए आपका जेसीईआरटी जैक की किताब में दिया हुआ प्रश्न है। जयपाल सिंह मुंडा, बाबू राम नारायण सिंह, रीता फारिया या नीलांबर पीताम्बर, छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसको जाना जाता है, ठीक है। तो देखिए छोटा नागपुर केसरी का उपाधि जो है वो दिया गया है आपको बाबू राम नारायण सिंह को। किसको दिया गया है? बाबू राम नारायण सिंह को
छोटा नागपुर केसरी की उपाधि दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, छोटा नागपुर केसरी बाबू राम नारायण सिंह। अगला प्रश्न है, बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया है? ठीक है, छोटा नागपुर केसरी की उपाधि किसने दिया है? जैसे एक प्रश्न देते हैं, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? ये प्रश्न बहुत बार आपको आता है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? ठीक है, या महात्मा गांधी को बापू का आदि किसने दिया? ठीक है, तो ये आता है आपको, देखिए सुभाष चंद्र बोस। कौन आता है? सुभाष चंद्र बोस दिए। ठीक है, तो उसी तरह से ये भी प्रश्न आपको झारखंड में यहाँ पर बहुत बार आ गया, जेएसएससी में 5 बार आया है कि बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर की उपाधि, छोटा नागपुर केसरी का उपाधि किसने दिया? ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या कोई नहीं। ठीक है, तो बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का उपाधि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के कितने अंग हैं आपको बताना है। ठीक है, प्रश्न ये भी पूछा गया प्रश्न है, और ये आपका जेटेट में भी पूछा हुआ प्रश्न है, बिहार टेट में पूछा हुआ प्रश्न है, और हरियाणा टेट में भी आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, कि सरकार के कितने अंग हैं, 1, 2, 3 या 4? तो देखिए सरकार के कितने अंग हैं? सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं। कैसे, किसको किसको जानते हैं? तो एक को जानते हैं विधायिका होता है, दूसरा को कार्यपालिका कहते हैं, और तीसरा को न्यायपालिका कहते हैं। ठीक है, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों से एक प्रश्न एग्जाम में आता ही है, और आपको एक किताब में पढ़ना भी है। ठीक है, देखिए प्रश्न तो 1 लाख हो सकते हैं। ठीक है, प्रश्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको 1000 में से ही यहाँ पर 100 आ जाता है। समझ गए, जेसीईआरटी ऐसा किताब है, प्रश्न कम बनता है लेकिन एकदम रिकमेंडेड जैक का किताब है, जो छाप देता है एकदम ये हर एक क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जुड़िएगा। देखिए कीमत भी आपको हम बहुत ही चीप रेट लेते हैं, 500 रुपया में सब सब्जेक्ट रहता है, क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके हम तैयारी करवा देते हैं आपको। समझिए कि कितना आपके लिए आसान पड़ रहा है। ठीक है, तो आप सभी कभी भी मिस नहीं करेंगे, परीक्षा में जाने से पहले तक भी एक बार लेकर के अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? सोना, चांदी, एल्युमिनियम या कोई नहीं। ठीक है, देखिए बॉक्साइट अयस्क, इसको याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से झारखंड में हर बार एक निकल रहा है, हर बार एक प्रश्न यहाँ से निकल रहा है, बॉक्साइट का और अब्रक का। ये 2 प्रश्न जो है आप कभी भूलिएगा नहीं। ठीक है, भूगोल के अंतर्गत, क्योंकि ये जाता ही है, और ये तो आपको जो पर्यावरण अध्ययन है उसमें भी पूछ देता है, लेकिन अभी जीएस किया हुआ है इसलिए उसमें भी आएगा। ठीक है, तो बॉक्साइट अयस्क से किस धातु की प्राप्ति होती है? तो बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब ये बॉक्साइट अयस्क कहाँ से निकल रहा है? किस जिला से, झारखंड का किस जिला में बॉक्साइट का अयस्क सबसे अधिक खदान है? तो वो देखिए आपका है लोहरदगा जिला। कौन जिला? लोहरदगा जिला में है। ठीक है, लोहरदगा जिला में यहाँ से बॉक्साइट निकलता है, बॉक्साइट का खदान यहीं पे है। ठीक है, और इससे क्या बनता है? एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है बॉक्साइट से। ठीक है, तो पूछेगा, ये भी कभी कभी पूछ देता है, एल्युमिनियम धातु की प्राप्ति किस अयस्क से होती है? कौन से अयस्क से एल्युमिनियम बनता है? ठीक है, तो वो है आपका बॉक्साइट। बॉक्साइट एक अयस्क है। ठीक है, यानी अयस्क किसको कहते हैं? तो जिससे खनिज की प्राप्ति होती है, जिससे हम कोई चीज़ प्राप्त करते हैं उसको हम लोग अयस्क कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर, तो ये हो गया क्लियर। यहाँ से प्रश्न पूछा हुआ था, भारत में लौह अयस्क किस जिला में होते हैं, प्राप्त होते हैं? देखिए अब देखिए, भारत में लौह अयस्क कहाँ पर? लौह अयस्क किस जिले में प्राप्त होते हैं? अभी जो था वो किसका था? बॉक्साइट किसका था? तो एल्युमिनियम का अयस्क था। किसका था? एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, बॉक्साइट से एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो एल्युमिनियम अयस्क। अब लौह अयस्क किस जिले में? तो बॉक्साइट अयस्क किस जिले में बोलिएगा? बॉक्साइट अयस्क किस जिले में? लोहरदगा जिला में। बॉक्साइट अयस्क किस जिला में? लोहरदगा जिला में। ठीक है, और लौह अयस्क किससे जिला में? तो झारखंड में भी लौह अयस्क पाया जाता है। ठीक है, तो लौह अयस्क किस जिला में? तो ये पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में लौह अयस्क की प्राप्ति होती है। लौह अयस्क में क्या होता है? तो लौह अयस्क में यहाँ पर होता है हेमाटाइट। कौन होता है? लौह अयस्क, यानी हेमाटाइट से लोहे की प्राप्ति होती है, और एक होता है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट से भी लोहा की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो लोहा के 2 अयस्क हैं, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, जो सबसे ज़्यादा आपका एग्जाम में आता है। तो पूछ देगा कि इसमें कौन लौह अयस्क है, मतलब लोहा का अयस्क कौन कौन है, किससे लोहा की प्राप्ति होती है? तो वो होता है हेमाटाइट और मैग्नेटाइट। क्लियर हो गए होंगे ना? ठीक है, और बॉक्साइट अयस्क कौन होता है?
एल्युमिनियम अयस्क कौन होता है, तो बॉक्साइट होता है, जिससे एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। दोनों को दिमाग बांध लीजिएगा, प्रश्न यहाँ से हर बार निकल के आ रहा है, ठीक है। देखिए ऐसे हम नोट्स बना दिए हैं कि इसका जो लौह अयस्क है उसका खनन केंद्र कहाँ कहाँ है, तो गोवा में है, नोआमुंडी में है, जामदा में है, किरीबुरी में है। ये सब प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्र हैं। झारखंड में बॉक्साइट का उत्पादन किस जिले में होता है, देखिए अभी आपको हम बताए हुए थे बॉक्साइट का उत्पादन किस जिले में होता है, तो अभी आपको बताए हुए थे कि लोहरदगा जिला में होता है। बॉक्साइट का उत्पादन किस जिला में, लोहरदगा जिला में होता है। देखिए ये प्रश्न तो आपका जेएसएससी में 2 बार पूछा है, जेटेट में 1 बार पूछा है। अब देखिए जेटेट में एक प्रश्न और पूछा था जो यहीं पर बता देते हैं आपको, ठीक है। झारखंड में जेटेट में एक प्रश्न और पूछा था, क्या पूछा था, यहीं से था कि सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, प्रश्न 2 बार आ चुका है। झारखंड में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, यही प्रश्न पूछ दिया था, जिला कौन सा है, ठीक है। तो सबसे कम जनसंख्या वाला जिला जानते हैं कौन है, लोहरदगा है। कौन है, लोहरदगा है, याद रखिएगा। और बॉक्साइट कहाँ मिलता है, लोहरदगा में मिलता है, ठीक है। तो बॉक्साइट लोहरदगा, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला लोहरदगा, दोनों बार लोहरदगा से यहाँ प्रश्न निकाल के छाप दिया था, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, इनमें कौन मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए, आपको बताना है कि इनमें कौन मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक या सभी। इसका राइट आंसर सभी होगा। देखिए मौर्य वंश से एक प्रश्न आपका हर बार पूछता है, मौर्य वंश से, क्योंकि आपका किताब में जो दिया है वहीं से प्रश्न पूछता है। बाकी बहुत से यहाँ पर है प्रतापी सम्राट, लेकिन कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। तो देखिए मौर्य वंश में कौन कौन राजा हुए हैं, ठीक है। ये धनानंद, नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद को यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य या चाणक्य की सहायता से हराकर, यानी नंद वंश की समाप्ति करके मौर्य वंश का निर्माण किया था, मौर्य वंश का स्थापना किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। लेकिन इसमें कौन कौन महत्वपूर्ण राजा हुए, तो चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, बिंदुसार भी थे, अशोक भी थे, यानी इसका राइट आंसर सभी होगा। देखिए इसके लिए एक ट्रिक बना हुआ है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। इससे देखिए टेट में भी प्रश्न आया हुआ था, ये आप लोगों के लिए हमने बना दिया। देखिए आप लोगों की सुविधा के लिए हम हर कदर प्रयास कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स बना के दे रहे हैं, जिससे आपको जुड़ना देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं जुड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको धोखा तो होगा, ये फिक्स मानिए। जो अगर आप जुड़ करके पढ़ते तो यदि आप 70 नंबर ला रहे हैं तो यहाँ से आपको 100 नंबर जाता, लेकिन ये 30 नंबर का आपको गैप मिलेगा। अगर इसको नहीं देख रहे तो 30 नंबर का गैप आपको मिलेगा, 1-2 नंबर की बात मत भुला जाइएगा। देखिए एक ट्रिक है, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्रमा को देखते हैं ना, तो चंद्रमा अस्त होता है कि नहीं होता है, होता है ना। तो ये चंद्रमा पर याद रखिएगा कि चांद का बिंदु अस्त हुआ, यानी चंद्र बिंदु अस्त हुआ। इससे क्या फायदा होगा, 100 देखिएगा, बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। ऐसा ना सोचिए कि इसी तरह सर बता रहे हैं, इसमें इतना मिलेगा ना। चंद्र बिंदु अस्त हुआ, तो चंद्र का मतलब है देखिए चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदु का मतलब है बिंदुसार, अस्त में अस से मतलब है अशोक, ठीक है। यानी मौर्य वंश में जो महत्वपूर्ण राजा हुए, एक प्रश्न का जवाब यही हो गया कि चंद्रगुप्त मौर्य भी थे, बिंदुसार भी थे और अशोक भी थे, तीनों हुआ, ठीक। अब देखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र का नाम अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक, क्लियर। देखिए अब यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या आया था और कितना का हेकड़ी गुम हुआ था, आप देख लीजिएगा। अगर अभी आप नहीं पढ़ते तो आपका भी हेकड़ी गुम हो जाता। पूछा था यही प्रश्न जेटेट में, देख लीजिएगा 2013 में पूछा था, अशोक के दादा का क्या नाम था। देखिए जान लीजिए यही प्रश्न पूछ दिया था। अभी प्रश्न कहाँ मिलेगा जी, कहाँ मिलेगा, कहीं मिलेगा, लेकिन हम लोग तो इसको बनाए हुए थे, ठीक है। अशोक के दादा का क्या नाम था, यही प्रश्न है, ठीक है। तो अशोक के पिताजी का नाम बेटा, अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार, ठीक है। अब बिंदुसार के पिताजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। तो पिता के पिता कौन लगे, दादा लगे, पिता के पिता कौन लगे, दादा, यानी अशोक के दादा का नाम क्या हो गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य हो गया। देखिए निकाल लिए रिलेशन, अगर ना निकाल लिए, अशोक हुआ, अशोक के पिताजी बिंदुसार हैं, अब बिंदुसार के पिताजी चंद्रगुप्त मौर्य हैं, तो ये अशोक के कौन लगे, चंद्रगुप्त मौर्य, दादा लगे, पिता के पिता दादा, तो अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। अब प्रश्न बड़ा आसानी से पूछा था और लोगों को यहाँ पर देखिए जिनको पूरा नाम याद नहीं था उनका खात्मा हो गया था, खात्मा, ठीक है। इसलिए
एकदम अच्छा से देखिएगा। यहाँ पर देखिए यही प्रश्न, ये जेटेट 2012 में जाकर के देखिएगा, अशोक से अबर भी प्रश्न आया था, ठीक है। अशोक के दादा का नाम क्या था? तो अशोक के दादा का नाम चंद्रगुप्त मौर्य था। क्लियर हो गया ना? अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था, ठीक है। चलिए यही प्रश्न पूछ देता है। चलिए अब देखिएगा, अशोक के पिता का नाम क्या था? प्रश्न पूछा ना कि नहीं पूछा? तो आप उसको बना लीजिएगा। चंद्रगुप्त बिंदु अस्त हुआ तो एक न एक प्रश्न आएगा, तब जरूर यहाँ पर टिकिंग करने में आपको सहूलियत होगा। अशोक के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या प्रसेनजीत क्या था? ठीक है, तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था। क्लियर हो गया? बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? देखिए प्रश्न सब हम यहाँ पर बना दिए हैं कि एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाए। बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या प्रसेनजीत, ठीक है। तो बिंदुसार के पिता का नाम था आपका चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और ये आपको याद रखना है, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, चंद्र बिंदु अस्त हुआ, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटा का नाम बिंदुसार, बिंदुसार के बेटा का नाम अशोक। क्लियर हो गया ना? चलिए अगला देखिएगा, अशोक का नाम अभिलेख में क्या मिलता है? देखिए अशोक का नाम विभिन्न जगहों पर भिन्न भिन्न मिलता है, एकदम याद रख लीजिएगा, प्रश्न पूछा हुआ है। अशोक का नाम अभिलेख में क्या मिलता है? ये तो समझिए जेएसएससी में ही, झारखंड के जो अभी तक एग्जाम है उसी में 3 बार पूछा है, उसी में 3 बार पूछा है, ठीक है। तो अशोक का नाम अभिलेखों में क्या मिलता है? अशोक मिलता है, अशोक वर्धन मिलता है, देवनाम प्रिय या चक्रपाणी क्या मिलता है? ठीक है। तो अशोक का नाम देखिए, अशोक का नाम देखिए अभिलेख में देवनाम प्रिय चलता है, अभिलेख में देवनाम प्रिय चलता है, ठीक है। तो अशोक का नाम अभिलेख में देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। झारखंड में अबरक उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? झारखंड में अबरक उत्पादन में अग्रणी जिला कौन है? कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह या ठीक है। देखिए माइका वाला तो याद रखिएगा, माइका वाला तो बार बार पूछा है, ठीक है। तो माइका जिसको हम लोग अबरक कहेंगे, जिसको ढीबरा कहेंगे, ढीबरा भी लोग वहाँ पर कहता है, ढीबरा कहेंगे, इसका उत्पादन जिला अग्रणी में कोडरमा है। अग्रणी क्या? कोडरमा ही है ये, अबरक उत्पादन में कोडरमा। तो देखिए अबरक क लगा ना, और क से स्टार्ट कर दीजिएगा कोडरमा, अबरक क लगा और क से कोडरमा, एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अबरक, अबरक लगा ना, क और क से जिला होगा कोडरमा, एकदम कन्फर्म। इसी पर हम लोग मार देते हैं, टक टक मारते हैं, इसी याद कर करके, समझ गए हैं। तो झारखंड में अबरक के उत्पादन में अग्रणी जिला कोडरमा है। या चमकता मिट्टी वाला जिला कौन है? यह प्रश्न आता है कि झारखंड में चमकता मिट्टी वाला जिला कौन है? चमकता मिट्टी, यहाँ के मिट्टी जाइएगा ना तो रोड में जैसे हम लोग सुर्खी मिट्टी सब छिटते हैं ना तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन वहाँ अगर सुर्खी मिट्टी जैसे निकालिएगा ना तो उसमें अबरक का छोटा छोटा अंश सब जगह मिला हुआ मिलेगा, समझ गए। पानियों में वहाँ अबरक आता है ज़्यादा करके। तो ये अबरक वाला जिला कौन कहलाएगा? तो झारखंड में अबरक वाला या चमकता मिट्टी वाला जिला, ये सब कोडरमा के नाम जाएगा। कोडरमा भी बहुत अच्छा जगह है जी, जाके देख लीजिएगा, कोडरमा याद रखिएगा, ठीक है। कोडरमा है। झारखंड में स्वर्ण या सोना पाया जाता है? झारखंड में स्वर्ण या सोना पाया जाता है स्वर्णरेखा नदी में, पलामू में, गढ़वा में या लातेहार में, ठीक है। तो झारखंड में स्वर्ण या सोना जो पाया जाता है स्वर्णरेखा नदी में पाया जाता है। देखिए यहाँ प्रश्न क्या पूछता है, जो आपको जेटेट में 2012 में पूछा गया था, क्या पूछा गया था, ठीक है। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? यही प्रश्न पूछा था, ठीक है। तो जमशेदपुर किस नदी के तट पर है? तो यही वो है स्वर्णरेखा नदी, और एक होता है वहाँ पर खरकई नदी। स्वर्णरेखा और खरकई नदी ये दोनों के संगम पर स्थित है, ठीक है। कभी कभी स्वर्णरेखा नदी देता है कि झारखंड में जमशेदपुर किस नदी के तट पर, तो ये दोनों नहीं देगा तो स्वर्णरेखा नदी रहेगा। स्वर्णरेखा नदी हर बार आता है तो स्वर्णरेखा नदी, तो याद रखिएगा जमशेदपुर में स्वर्णरेखा नदी है और स्वर्णरेखा नदी में से सोना मिलता है और वहीं पर जमशेदपुर है। क्लियर हो जाएगा ना? तो प्रश्न जो जो पूछता है देखिए हम इसमें से रिपीटेड आपको कर देते हैं। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? कोई भी खनिज किस प्रकार का संसाधन होगा? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सुलभ संसाधन या कोई नहीं, ठीक है। देखिए तीनों का परिभाषा आप लोग जानते हैं। नवीकरणीय संसाधन का मतलब कि जिसका निर्माण 2-4 महीनों या वर्ष में तुरंत हो जाता है उसको नवीकरणीय कहते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन है जिसका निर्माण होने में लाखों वर्षों साल हो जाता है। सुलभ संसाधन जो हर जगह उपलब्ध है, ठीक है। तो देखिए खनिज, जैसे खनिज में तो आपका कोयला भी आ गया,
लोहा भी आ गया, बॉक्साइट हो गया। तो मान लीजिए जहाँ जिस खदान से ये निकल रहा है उस खदान की समाप्ति हो जाती है, क्या यह एक महीना में वहाँ फिर बॉक्साइट हो जाएगा, एक महीना में फिर उसी खदान में कोयला हो जाएगा? कभी नहीं, जी नहीं। उसको वहाँ बनने में अब लाखों वर्षों साल लगेगा, ठीक है। तो इसलिए यह कैसा संसाधन में चला जाएगा? तो अनवीकरणीय संसाधन में चला जाएगा, ठीक है। खनिज किस प्रकार का संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन है। एक बार निकल जाने के बाद वहाँ उसको बनने में लाखों वर्षों साल लग जाता है। क्लियर? प्रश्न पूछा हुआ है। इसमें सरकार के अंग कौन है आपको बताना है। इसमें सरकार के अंग कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी। तो देखिए आपको अभी बताया था कि सरकार के 3 अंग हैं। सरकार के 3 अंग हैं, वो तीनों अंग में विधायिका भी आता है, कार्यपालिका भी, न्यायपालिका भी, यानी राइट आंसर इसका सभी हो जाएगा, ठीक ना। तो देखिए आपको हम यहाँ पर एसएसटी जीएस का मिक्स प्रश्न करवा रहे हैं, जो कि भाषा शिक्षक के लिए बहुत ही अच्छा है, सामान्य विज्ञान शिक्षक के लिए, एसएसटी शिक्षक के लिए भी बहुत अच्छा है, और 1 से 5 के शिक्षक है तो उनको लिए सामान्य अध्ययन जो आएगा वहाँ से भी बिल्कुल अच्छा है। तो इसका प्रैक्टिस सेट तो आप कभी छोड़िएगा ही नहीं, छोड़िएगा, ठीक है। अब बहुत सारे यहाँ पर प्रैक्टिस सेट केवल आपको जेसीईआरटी का जो किताब है जो 6 to 10 तक, उसी का अब बीच बीच एक्सरसाइज से हम करवा रहे हैं, और जैसे एग्जाम शुरू होगा आपको एक बार फिर से हम क्लास 6 से 10 तक का पूरा कवरेज इसमें करवाएंगे, ठीक है। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। जो एडमिशन नहीं लिए एडमिशन ले लीजिए, अभी के अभी एडमिशन लीजिए, क्योंकि परीक्षा देखिए बहुत नज़दीक है। परीक्षा होने में कोई लेट नहीं होगा, फिर आप तैयारी नहीं कर पाइएगा। और झारखंड में आप जानते हैं कि एक बार टेट हो जाता है तो उसका दोबारा होने में देखिए अभी 8 साल हो गया, अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। इसलिए आप मौका ना चुकें। सिर्फ 500 रुपये में हम आपको तैयारी करवाएंगे। आपके लिए हम दृढ़ संकल्पित हैं, आपके लिए हम तैयार हैं। सिर्फ 500 रुपये में आपको हम टेट पास करवाने वाले हैं। 500 रुपये का आप त्याग कीजिएगा, आपको यहाँ जेटेट का सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप सभी जरूर जुड़ जाइएगा अभी, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है, सरकार के कौन से अंग के पास कानून बनाने की शक्ति होती है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका या सभी, ठीक है। तो देखिए सरकार का जो अंग होता है विधायिका, सभी विधायिका लोग में मिल करके क्या करते हैं? कानून बनाते हैं, ठीक है। कानून बनाते हैं, विधायिका में कानून बनता है, ठीक ना। चलिए अगला देखिएगा, विधायिका के अंतर्गत आता है संसद भवन, विधानमंडल, ए और बी दोनों, ठीक है। संसद भवन, विधानमंडल दोनों ही आता है विधायिका के अंतर्गत, जहाँ पर नए नए कानून का बनाते हैं सभी संसद और विधायक मिल करके, ठीक है। अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है? देखिए अशोक पढ़ लीजिएगा, और आपको अशोक एक टॉपिक हम पढ़ा देंगे, जहाँ से अशोक से कोई भी प्रश्न आएगा तो आपको बनेगा ही बनेगा। उसका टॉपिक अभी हम आपको इसमें बताएंगे, ठीक है। तो अशोक का नाम पुराणों में क्या मिलता है आपको बताना है। तो अशोक का नाम पुराणों में अशोक वर्धन मिलता है। अभिलेख में क्या मिलता है? अशोक का नाम 2 जगह, अशोक का नाम पुराण में क्या मिलता है और अभिलेख में क्या मिलता है, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है। तो अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? देवनाम प्रिय मिलता है। और पुराण में क्या मिलता है? अशोक वर्धन मिलता है। दोनों का नाम 2 जगह अलग अलग है। कलिंग का प्राचीन राज्य वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? कलिंग जहाँ पर नरसंहार हुआ था, अशोक के द्वारा जो नरसंहार किया गया था, वो राज्य वर्तमान में किस देश में स्थित है? वर्तमान में किस देश में स्थित है, ठीक है। वर्तमान में कौन सा राज्य में ये स्थित है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, या आपका कहाँ है? तो कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। कलिंग उड़ीसा में पड़ता है। भारत के किस राज्य में है? तो भारत के उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। अगला, कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? ये भी प्रश्न पूछा गया था। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? भेड़ के लिए, बकरी के लिए, हाथी के लिए या सभी के लिए, ठीक है। तो कलिंग जो है आपको हाथी के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथी के लिए। अशोक ने अपने शासन के कितने वर्ष में कलिंग पर आक्रमण किया था? ठीक है, अशोक का जब शासन 273 से पूर्व शुरू हुआ था तो वो अपने शासन के 9वें वर्ष में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, अगला देखिएगा, इसमें कौन जीवाश्म ईंधन है? जीवाश्म ईंधन कौन है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस या सभी। ठीक है, तो देखिए आपको एक ट्रिक आता है, कोपेको, कोयला, पेट्रोलियम, कोल गैस, ये सभी जीवाश्म ईंधन में चले जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष से इनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए इसको हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है ना? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
यानी सभी में जाएगा, ठीक है, सभी में जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर ट्रिक आपको हम बना दिए हैं, जहाँ जैसे ज़रूरी वहाँ आपके लिए इतना अच्छा आपको हम यहाँ पर काम कर रहे हैं कि आप सभी विश्वास नहीं कीजिएगा। और जब प्रश्न अभी देखिए आकलन का जैक लिया ना, इतना भर भर के दबा के प्रश्न इसमें से भिड़ा कि अभी देखिए आप देखते रह जाइएगा। आपके पास प्रश्न है तो आपको जो अभी जुड़िएगा नोट्स जाएगा, ये नोट्स तो पहले भी बने हुए हैं, नोट्स तो अभी नहीं है, 6 to 10 तक का आपको कभी भी है, तो उसमें से देखिए कितना प्रश्न आया, कभी किसी को विश्वास भी नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो आप विश्वास करके एक बार देखिए और यहाँ से हैंड रिटेन नोट्स पढ़िए। देखिए बाजार में बहुत तरह का बाजारों किताब आया है, जहाँ आपको 5,000 प्रश्न पढ़िएगा ना तब 5 को न भिड़ा, लेकिन यहाँ अगर 800-900 प्रश्न जितना खाली पढ़िएगा ना जैसे CRT के, तो वहाँ से 80-90 को भिड़ेगा भाई जी। ठीक है बहन जी, सबको जुड़िए, सबको यहाँ से नोट्स लेकर के पढ़िए। ठीक है, इसमें कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? देखिए कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है, कोई नहीं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि परंपरागत ऊर्जा का स्रोत किससे कहते हैं। ठीक है, तो वैसे ऊर्जा के स्रोत जो सदियों से जो हम लोगों के परंपरा में चला आ रहा है, तो उसी को जो परंपरा से चला आ रहा है तो ओकरे कहेंगे परंपरागत। जो परंपरा से चला आ रहा है उसी को ना कहेंगे परंपरागत, तो ओकरे कहते हैं हम लोग परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो सदियों से कौन ऊर्जा के रूप में परंपरा से चला आ रहा है? तो कोयला भी चला आ रहा है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा के रूप में चला आ रहा है, प्राकृतिक गैस भी चला आ रहा है, यानी ये डी सभी। तो इसमें सभी परंपरागत ऊर्जा के स्रोत है जो सदियों से, बहुत ही पुराने समय से कोयला का प्रयोग हो रहा है, बहुत पुराने समय से पेट्रोलियम का हो रहा है, बहुत पुराने समय से प्राकृतिक गैस का हो रहा है। क्लियर हो गया ना? राइट आंसर सभी होगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको लिख भी देते हैं हम कभी कभी, मान लीजिए अभी आप सुने, आपको याद है चाहे नहीं, जो PDF लेते हैं सब कुछ, जिस खनिज का प्रयोग सदियों से परंपरा से चला आ रहा है उस चीज़ को परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात हमारी? किसी को दिक्कत है, बात करने की पूरी सुविधा हम आपको देते हैं, ये दिमाग में आप रख लीजिएगा, कभी भी कोई संकोच नहीं करेंगे। जो हमारे साथ जुड़ते हैं, क्लास समाप्त होने के बाद, क्लास जिस समय चल रहा है, आप चैट अवश्य कीजिएगा, ABCD जरूर लिखा कीजिए, बनाया कीजिए कि आंसर क्या होगा उसका उस समय। ठीक है, चैट करने के बाद आपको बहुत से यहाँ पर एक साथ जुड़े हुए मिलेंगे, आप सभी चैट कीजिएगा क्लास में। विधायिका द्वारा बनाए गए कानून की और नीतियों को लागू करने की जिम्मेवारी किनकी होती है? विधायिका की, कार्यपालिका की, न्यायपालिका की, या कोई नहीं। ठीक है, तो जो विधायिका जैसे जो कानून बनाया उसको नीति लागू करने की जिम्मेवारी कार्यपालिका को होती है। किसको होती है? कार्यपालिका को उसको उसको लागू कराने की जिम्मेवारी होती है। सरकार की प्रशासनिक इकाई कौन है? सरकार की प्रशासनिक इकाई कौन है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, या कोई नहीं है? तो सरकार की प्रशासनिक इकाई जो JSSC में एक बार पूछा गया था, वो आपका यहाँ पर कार्यपालिका है। क्या है आपका? कार्यपालिका है। कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं, कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, या सभी। ये सभी कार्यपालिका सेक्शन के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? प्रश्न इतना बार पूछा है कि जितना बार कहें उतने कम है। ये बिहार टेट में, हरियाणा टेट में, हिमाचल टेट में, पंजाब टेट में, और यहाँ पर साथ कह लीजिए बंगाल टेट में, सब जगह ये प्रश्न पूछ दिया है कि किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। 11वें शिलालेख, 12वें शिलालेख, 13वें शिलालेख, या 14वें शिलालेख। ठीक है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन में? 13वां में कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। किस युद्ध ने सम्राट अशोक के हृदय का दिल बदल दिया? देखिए सम्राट अशोक क्या थे? बहुत ही यहाँ पर क्रूर व्यक्ति थे। ठीक है, लेकिन देखिए कभी कभी समय और परिस्थिति ऐसा होता है कि चोर आदमी भी बहुत बड़ा साधु बन जाता है, साधु आदमी भी कभी कभी चोर बन जाता है। ठीक है, दारू पीने वाला भी कभी कभी दूध पीने लगता है, और दूध पीने वाला भी कभी कभी दारू पीने लगता है। तो ये समय और स्थिति के अनुसार जरूर ये सब चेंजिंग होता है। तो सम्राट अशोक बहुत ही क्रूर थे, लेकिन वो एक बार क्या बन गए? तो युद्ध नहीं करने का ठान लिए और यहाँ पर साधु बन गए, एकदम महात्मा बन गए, किसी से न मार काट छेड़ फेंक सब छोड़ दिए। तो वो कौन सा युद्ध था? वो कौन सा युद्ध था जो सम्राट अशोक के हृदय को बदल दिया, या सम्राट अशोक के हृदय को परिवर्तन कर दिया और युद्ध नहीं करने का ठाना? ये कौन सा युद्ध में अशोक ने संकल्प लिया या उसका युद्ध को देकर के हृदय परिवर्तन हो गया? कलिंग का युद्ध, नरसिंह का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध, कौन सा युद्ध में? तो देखिए कलिंग का युद्ध में अशोक का हृदय या दिल जो है बदल गया और उन्होंने युद्ध नहीं करने की दोबारा ठानी। क्यों? तो देखिए इस युद्ध में सैकड़ों हजारों आदमी का क्या हुआ था? यहाँ पर गला कटा हुआ था,
और खून की नदियाँ बह रही थी। जैसे रोड पर आप देखिएगा ना, तो जैसे पानी बहता है वैसे खून की नदियाँ बह रही थी। जब अशोक सभी लोग जब मर गए, तो अशोक जब अकेले उसमें चल रहा था, अशोक सम्राट अकेले बचा हुआ जो प्राणी था, और लिए हुए यहाँ पर जो है आपका अशोक का तलवार, तो वो देखिए, वो देख के अशोक, तो एक तरफ किसी की माँ रो रही थी, एक तरफ किसी की बहन रो रही थी, एक तरफ किसी की पत्नी, उसके बिलखते हुए को देख करके, क्रूर स्वभाव में तो अशोक ने यहाँ पर नरसंहार कर दिया था। कलिंग युद्ध नरसंहार था, ठीक है, जिसमें आदमियों को काटा गया था। तो इस सभी को देख करके अशोक का एक बार दिल जो है एकदम पिघल गया, एकदम पिघल गया। और इस विदारक हृदय को सुन करके अशोक का हृदय जो है एकदम बदल गया, एकदम बदल गया। और उन्होंने संकल्प ही उसी समय ले लिया और ठान लिया कि आज के बाद युद्ध नहीं करेंगे। तो देखिए, कोई कोई घटना आदमी को दिल विदारक होता है और वहाँ से आदमी सुधर जाता है या बिगड़ जाता है, ठीक है। तो वो घटना जो है आपको कलिंग का युद्ध था, जिसमें सम्राट अशोक का हृदय बदल गया। वह जो किसी धर्म को नहीं मानता था, वह तुरंत बौद्ध धर्म को अपनाया, बौद्ध धर्म को अपना लिया, ठीक है, बौद्ध धर्म को अपना लिया और बौद्ध धर्म का अब प्रचार प्रसार करने लगा सभी जगह। इसीलिए बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला दिया। अशोक ने जब बौद्ध धर्म अपनाया तो सभी को जान गया कि देखिए, इतना बड़ा सम्राट जो इतना बड़ा क्रूर इतने आदमी को मार सकता है, वह आज बौद्ध धर्म को अपना लिया, जिससे बौद्ध धर्म को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी मिला, अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि मिला हुआ बौद्ध धर्म को, यही अशोक के कारण। क्लियर हो गया ना। तो कलिंग युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ है और वह युद्ध नहीं करने की ठानी है। प्रश्न ये जेएसएससी में 5 बार पूछा है, आपका भी हो सके कि नंबर लग जाए, इसलिए सभी कोई देख के जाइएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया। देखिए आ गया, यही प्रश्न तो जेएसएससी में 8 बार पूछा है, जेएसएससी में 8 बार पूछा है, जेटेट में 1 बार पूछा है, ठीक है। तो अशोक ने कौन सा धर्म अपना लिया, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या शैव धर्म, कौन धर्म अपनाया। अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया। देखिए वही कभी कभी पूछ देता है चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा धर्म अपनाया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया है और अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया है। और अशोक का बेटा, अशोक का जो बेटा हुआ वो भी यहाँ पर बौद्ध धर्म को ही अपनाया, ठीक है। ये सब दिमाग में रखिएगा, प्रश्न कहीं से पूछ देगा, छाप देगा, ठीक है। तो जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं जेसीईआरटी किताब का बहुत कम प्रश्न पढ़ के सफलता पाने के लिए, तो आज आपको वीडियो मिलता है तो आप ही जुड़ जाइए, क्योंकि परीक्षा तक आपको हम ऐसा तैयारी करवा देंगे ना कि यहाँ से 100+ आप जेटेट में ला पाइएगा। और नहीं जुड़ते हैं तो देख लीजिए, आपको साथ बहुत कुछ धोखा भी हो सकता है, ठीक है। तो आप सभी अभी के अभी अवश्य जुड़िएगा, वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, धन्यवाद।